आज हम वर्ग षष्ठ का भूगोल विषय का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा सौरमंडल। हमारा सौरमंडल से तात्पर्य है सौरमंडल का जो तात्पर्य है उससे पता चलता है कि सौरमंडल जो शब्द है, 2 शब्द मिल करके बना है, सौर और मंडल। सौर मतलब होता है सूर्य और मंडल मतलब होता है परिवार। तो सौरमंडल का शाब्दिक अर्थ होता है हमारे सूर्य का परिवार। तो अब हम इस पाठ का पठन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। कहता है छत पर लेटा हुआ रात में आकाश की ओर देख रहा था गोविंद। हम लोग भी कभी कभी छत पर सोते हैं तो आकाश की ओर देखते हैं। तो गोविंद ने पिताजी से पूछा कि पिताजी, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है? ये प्रश्न आप लोग भी कभी सोचे हैं ऐसा? पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएगी। तो तारामंडल किसको कहते हैं? तारामंडल होता है तारों का समूह, जो कि तारामंडल कृत्रिम रूप से बनाया गया है बहुत से जगहों पे, जैसे पटना में है, कलकत्ता में है। वहाँ पे दिखाया जाता है आकाश को, पूरे आकाश को एक 3D फिल्म के तरह। तो पिताजी उसे तारामंडल में घूमने के लिए ले जाने वाले हैं और बोले कि वहीं तुम्हारी बात सब समझ में आ जाएगी। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही बहुत सा चित्र देखा। जो तारामंडल जब पहुंचा तो उसका जो मेन गेट होता है वहीं पे उसने बहुत सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उसके परिवार का चित्र है। पिताजी ने गोविंद को बताया कि यह चित्र जो है सूर्य और उसके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में भी स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। जैसे हमारे परिवार में हम खुद माता पिता भाई बहन होते हैं, उसी तरह से सूर्य के परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। अब है सूर्य और उसके सूर्य के बारे में और सौर परिवार का मुखिया जो है सूर्य, उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। गोल छत के नीचे कुर्सियों पर बैठ गए। कौन बैठ गए? गोविंद और उसके पिताजी गोल छत कुर्सियों पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी। उद्घोषक मतलब होता है जो घोषणा करता है, लाउड स्पीकर पे आवाज़ गूंजा। नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौरमंडल की सैर करने जाएंगे। ये सब घोषणा हो रहा था। गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद
अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या, ये तो रात हो गई। मतलब ऐसा वो पूरा छतरीनुमा आकाश धीरे धीरे अंधेरा होते होते रात के रूप में बदल गया। तभी आवाज़ गूंजी, आइए सौर मंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, सूर्य सौर परिवार का मुखिया होता है। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य होता है। परिवार में जो सबसे बड़े होते हैं वही मुखिया होते हैं। उसी तरह से सौर परिवार में सबसे बड़ा सूर्य है, इसलिए वो उसका मुखिया है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। मतलब सूर्य का रोशनी सभी पर पड़ता है तभी वो दिखाई पड़ता है। जैसे कि पूरा हॉल में अंधेरा था, जैसे ही सूर्य दिखा तो सभी चीज़ प्रकाशित हो गया। उसी से पता चलता है कि सूर्य के प्रकाश से ही सभी चीज़ प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई लाल लपटें दिखाई दी। दूरबीन से देखने पर सूर्य के सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई दी। कहता है इन्हीं लपटों को हम सौर प्रज्वाल कहते हैं। सौर प्रज्वाल मतलब सूर्य की लपट, आग की लपट, सूर्य की उष्मा हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। कौन? सूर्य हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने, मतलब क्रिकेट का गेंद इतना बड़ा सूर्य है तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर है। मतलब इतना छोटा है पृथ्वी सूर्य से। अब है ग्रहों से परिचय। ग्रह क्या होता है? सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। सूर्य को तो दिखाई ही रहा था तारामंडल में, और कुछ उसी के दूरी पर एक छोटा सा गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। तो गोविंद ने पिताजी से पूछ बैठा कि पिताजी ये क्या चमकने लगा। इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। मतलब 8 गोले जो हैं सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं वो सूर्य परिवार के सदस्य हैं और इन्हीं को ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया। ग्रह का नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह हैं। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य से सबसे निकट बुध ग्रह। सबसे पहले बुध ग्रह दिखाई पड़ा था तो वहाँ तीर का निशान था और बोला कि यह सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है बुध ग्रह, इसलिए इसमें अधिक चमक होती है। फिर तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। जो तीर का निशान है वह एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा, जिसको हम मंगल ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह कहते हैं। ये जो है आपका ये मंगल ग्रह। उसके बाद लाल रंग का है, इसलिए इसे हम लाल रंग का ग्रह है और इसे हम मंगल ग्रह कहते हैं। लाल रंग के कारण इसे लाल ग्रह भी हम कहते हैं।
क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। अब हम अगले पेज में, सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। सभी ग्रह जो है एक निश्चित दूरी बना करके सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद ने पिताजी से कहा, गौर से देखो। गोविंद के पिताजी ने कहा गोविंद से कि गौर से देखो कि दो ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। मतलब उनके घूमने की दिशा दूसरे ग्रह की दिशा के तुलना में उल्टा है। तभी उद्घोषणा हुई कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया, यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। जैसे यहाँ पर हम शनि ग्रह देख जो है, ये जो है शनि ग्रह, ये शनि ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले होते हैं। तो वो कहता है कि शनि के चारों छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि एकमात्र ग्रह जिसके चारों ओर छल्ले होते हैं। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, पहले 9 ग्रह के रूप में होती थी प्लूटो की भी गणना, लेकिन अब उसे ग्रह की श्रेणी से हटा करके क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आसमान में टिमटिमाते तारे। अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज़ गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूरी पर हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते नज़र आते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं? क्योंकि यह हमसे बहुत दूर। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, जो कि उसने रात में पिताजी से पूछा था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। तारे जो हैं सूर्य से भी बड़े होते हैं, लेकिन बहुत दूरी है इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है, लेकिन यह जो है पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। सूर्य भी पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में ही पहुंच जाता है। सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लग जाते हैं। मतलब सूर्य सबसे नज़दीक का तारा है, उसके बाद जो सबसे नज़दीक का तारा है उसको आने में, उसका प्रकाश को आने में 4 वर्ष लग जाते हैं। प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी और सूर्य के दूरी का अनुमान लगाइए। प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो समझो कि 8 मिनट में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा? उतना ही दूरी क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है, और हम ये जानते हैं कि प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकता है। तो हम कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीक के आकाशीय पिंडों का नाम पता कीजिए। सूर्य और पृथ्वी के नज़दीक कौन सा है आकाशीय पिंड, जो ग्रह है, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। अब हम अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी हमारा घर।
अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा। तभी उद्घोषक ने कहा कि चलिए अब हम अपनी धरती की ओर चलें। गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही तो हैं। छतरी नुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी, उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया कि यही है हमारा पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। यही वह एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एक जीवन के लिए मौजूद क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जल है और यहाँ पे जिंदा रहने के लिए जो जो गैसें ज़रूरी है वो है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़रें आती है। अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं पृथ्वी को तो पृथ्वी नीली नज़र आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी पर समुद्र है और उसके सतह पानी का जो सतह होता है वो नीला रंग होता है और उसका परावर्तन के कारण पृथ्वी जो है वो नीला दिखाई देती है ना। चूँकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है तथा मात्र 29% स्थल है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है, 71%, और ज़मीन कितना है, 29%। अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है नीले रंग का, इसलिए पृथ्वी नीला दिखाई देता है। अब हम उपग्रहों की सैर करेंगे। किसकी सैर करेंगे? उपग्रहों की। उपग्रह क्या होता है? उद्घोषक ने बताया कि ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नज़र आ रहे हैं। मतलब कुछ ग्रहों के चारों तरफ कुछ छोटे छोटे पिंड घूमते हुए नज़र आते हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा। ध्यान से देखिए, एक आवाज़ गूंजी, यही है चांद। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चांद है। चंद्रमा पृथ्वी से बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। पृथ्वी से बहुत नज़दीक है चंद्रमा, इसलिए इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंच जाते हैं। लगभग 1.3 सेकंड में पहुंच जाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? 27 दिन 8 घंटे में। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। मतलब आधा चंद्रमा ही हमको दिखाई देता है, आधा हमसे छुपा हुआ रहता है। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी नहीं। अकेले बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह। बृहस्पति के कितने हैं? 63 हैं और शनि के 62 उपग्रह। और इसमें लगातार खोज हो रहा है। बृहस्पति का शायद कुछ बढ़ भी गया है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। किस किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है
ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। रात में चंद्रमा को ध्यान से देखो, कॉपी पर लिखें कि आपने क्या देखा। इसकी तुलना दादा दादी के कहानियों से करें। इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, न कि परंपरागत एवं अंधविश्वासों से। मतलब जो भी घटनाएं हो रही है इस ब्रह्मांड में सभी वैज्ञानिक घटनाएं हैं, खगोलीय घटनाएं हैं, न कि परंपरागत कहानियों से घटने वाली घटनाएं, और इस अंधविश्वास से बचना चाहिए। शो समाप्त हुआ, सभी लोग बाहर निकलने लगे। अब हम अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं। गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई नई बातें सीखी। उसने पिताजी से कहा कि उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सौर परिवार में ग्रह, उपग्रह को छोड़ करके और भी छोटे छोटे पिंड जो हैं सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि यह ग्रह के ही टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। क्षुद्र ग्रह जो हैं ग्रह के टूटे हुए भाग हैं जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस है। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। तो ये सब चीज़ों को हम नोट डाउन करें। अब है ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या का विवरण। इस सारणी से हम देखते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह जो है ये अपने अक्ष पर 58.6 दिन में घूमता है। एक बार घूमने में इसको 58.6 दिन लगता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 87.97 दिन लगता है। और इसकी उपग्रहों की संख्या 0 है। फिर हम आते हैं शुक्र ग्रह की ओर, जिसको अपने अक्ष पर घूमने में 243 दिन लगता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 224.7 दिन लगता है। और इसके उपग्रहों की संख्या 0 है। तीसरे ग्रह का नाम पृथ्वी है, जिसको अपने अक्ष पर घूमने में, अब हम तीसरे ग्रह पृथ्वी की ओर चलते हैं, जिसको अपने अक्ष पर घूमने में 23.9 घंटा लगभग 1 दिन लगता है। और इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 365.3 दिन लगता है। और इसके उपग्रहों की संख्या 1 है। चौथा है मंगल ग्रह, जिसको अपने अक्ष पर घूमने में 24.6 घंटा लगता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगता है। और इसके उपग्रहों की संख्या 2 है। उसके बाद चौथा ग्रह है बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह होता है सौरमंडल का। इसे अपने अक्ष पर घूमने में 9.9 घंटा लगता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में 11.86 वर्ष लगता है। और इसके उपग्रहों की संख्या 63 है। उसके बाद छठे नंबर पर ग्रह है शनि,
जिसको अपने अक्ष पर घूमने में 10.3 घंटा लगता है और सूर्य की परिक्रमा करने में 29.46 वर्ष लगता है और इसके उपग्रहों की संख्या 62 है। 7वें नंबर पर यूरेनस है, जिसको हिंदी में अरुण कहते हैं। इसको अपने अक्ष पर घूमने में 16.2 घंटा लगता है और सूर्य की परिक्रमा करने में 84.01 वर्ष लगता है और इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। अगला ग्रह है नेपच्यून, जिसको हिंदी में वरुण कहते हैं और इसको अपने अक्ष पर घूमने में 18.5 घंटा लगता है और सूर्य की परिक्रमा करने में 164.80 वर्ष लगता है और इसके उपग्रहों की संख्या 13 है। हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है, क्योंकि ग्रह होने के लिए कुछ कंडीशन ज़रूरी है जो कि प्लूटो में नहीं था, इसलिए प्लूटो को ग्रह की सूची से निकाल दिया गया। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं रात में। ये तारे नहीं होते हैं, बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्का पिंड। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायुमंडल की जो वायु है उसके साथ इनका घर्षण होता है, रगड़ होता है, जिसके कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। उल्का पिंड जब पृथ्वी पर बिना जले हुए गिर जाते हैं तो उनसे धरातल पर पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं। अब हम आकाश गंगा के बारे में पढ़ते हैं। आकाश गंगा मतलब तारों की नदी। तारों की नदी। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगा भी हैं। गोविंद ने पूछा, ये आकाश गंगा क्या है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली हुई चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाश गंगा कहते हैं। मतलब नदी का जो बहाव होता है तो एक पट्टी के जैसा होता है, तो उसी तरह से आकाश में एक पट्टी की तरह चौड़ी चमकदार पट्टी होती है जिसमें बहुत से तारे होते हैं। इसी को हम आकाश गंगा कहते हैं। सप्तर्षि तारों का समूह। गोविंद, जब आकाश में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इनका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार हैं: क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक होता है। ऋतु और पुलह जो इसमें तारे हैं, उसको जो मिलाती है रेखा, वो उत्तर दिशा का सूचक होता है। अब हम ध्रुव तारा के बारे में पढ़ेंगे। यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। ध्रुव तारा जो है उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी का 2 गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के जो सबसे उत्तरी अक्ष होता है उसी पर अवस्थित होता है।
विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। क्षितिज मतलब होता है कि लगता है कि पृथ्वी और आकाश वहाँ मिल रहा है। परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज से इसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो तारा ऊपर होते जाता है और जितना डिग्री का कोण बनता है, उस जगह का अक्षांश भी उतना डिग्री का होता है। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है, इसलिए प्राचीन काल में से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है। नाविक जो होते हैं समुद्र में, उन्हें उत्तर दिशा का पता नहीं चलता है तो ध्रुव तारा को देख करके ही वो पता लगाते हैं। अब तो कंपास वगैरह आ गया। तारों के कई विशेष समूह होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है, जिन्हें हम राशि भी कहते हैं। इन राशियों से में जो तारे हैं वो किसी न किसी आकृति की तरह नजर आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। ये नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। ये 12 राशियां हैं। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय होता है। इनकी संख्या 27 है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय होता है। इनकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इन 27 तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। और उन 12 तारों के समूह को राशि कहते थे। यह नक्षत्र इस प्रकार है: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मेघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त जिसको हथिया कहते हैं, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। इसलिए नक्षत्रों की अवधि कितने दिनों की होती है? 14 दिनों की होती है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता एवं रहस्यों का पता चला। उसे नई नई जानकारियाँ मिली थी। वह काफ़ी खुशी खुशी घर लौट रहा था। और हम अनुमान लगाते हैं कि आप लोगों को भी इस पाठ के माध्यम से ब्रह्मांड और नक्षत्र के बारे में पूर्णतः जानकारी मिली होगी। अब हम अगले वीडियो में इस लेसन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।